सेकंड एप्लीकेशन बाद में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉ ऑफ हॉलो सेंटर। देखिए ये लिख लीजिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉ ऑफ हॉलो सेंटर। देखो और ये आपने हॉलो सेंटर दिया हुआ है, सब हिंदी लिखी उसकी, तो क्या है यहाँ पे आपको एक हॉलो सेंटर दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट डालो उसमें outside point, magnetic field at outside point, magnetic field at outside point। तो outside point के लिए स्मॉल r की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, कैपिटल R से बड़ी हो जाएगी, रेडियस ज्यादा, मतलब बाहर पॉइंट हो, ठीक है। तो आपके पास ये स्क्वायर दिया हुआ है, अभी हॉलो सेंटर है तो इसके ऊपर सरफेस में करंट होगी, अंदर किसमें करंट होगी, नहीं अंदर तो हवा है, ठीक। ये करंट तो जैसे होगी यहाँ पे, ऐसा करंट वैल्यू होगी आई करंट, रेडियस कैपिटल R। और पॉइंट P आपका यहाँ पर आउटसाइड स्मॉल r, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप लेंगे, पॉइंट P से गुजरता हुआ, तो एम्पियर लूप ले लेंगे, ये एम्पियर लूप आते हैं, एम्पियर लूप लूप के हर एक पॉइंट पे जो b वेक्टर और dl वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, क्यों नहीं होगा। आप लिखेंगे एक पॉइंट ऑफ लूप थीटा है आपका 0 डिग्री। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट इंटीग्रेशन समेशन i, इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे b आउट dl डॉट 0 म्यू नॉट। बताओ इस लूप के अंदर कितनी करंट होगी, टोटल i आ जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ केवल i लिख दो, तो यहाँ पर जाएगा b आउट, तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस से हमें इंटीग्रेशन dl बचेगा और म्यू नॉट इनटू i। इंटीग्रेशन dl क्या होता है, लूप की लेंथ होते हैं, और यहाँ पे जो लूप बना है r रेडियस का बना है, तो क्या आएगा 2 पाई r, क्या आएगा 2 पाई r, b आउट इनटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट i, तो b आउट आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो वो सेम आ रही है जैसे इनफाइनाइट ड्रॉ को आया करना, सेम को करता है। आप पाई पे टोकला करें, अगर हम बात करते हैं सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस, तो स्मॉल r इक्वल टू किसके होता था, कैपिटल R, कितना लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। दूसरा पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस, तो आप लिखेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, डायरेक्ट लिखेंगे p सरफेस, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई कैपिटल R, तो सरफेस वाला आ जाएगा p सरफेस। तीसरा पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट,
inside pointers. तो R इज लेस देन क्या होगा कैपिटल R। और आप बता सकते हो कितना आंसर आएगा 0। तो इनसाइड डोर करंट ठीक नहीं हवा ओकला करंट नहीं होलो सिलेंडर इस वजह से तो आंसर आएगा 0। और यहां पर इंडिया का मास तो जाओगे आप लोग छोटा रहेगा। जो करंट है सारी सरफेस पे बह रही है अंदर में करंट नहीं है। तो आएगा तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट भी देंगे और कोई पॉइंट भी देंगे तो यहाँ पे जो आएगा एम्पियर लूप आएगा स्मॉल आर डिफरेंस पॉइंट ये एम्पियर लूप होगा एम्पियर लूप। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन v डॉट dl इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू समेशन म्यू नॉट समेशन क्योंकि समेशन i जो है लूप के अंदर कितना है 0 इसलिए आपका v इनसाइड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अंदर डायमेंशन दिया। तो सेम कंडीशन है जिसे हमने सेल के लिए पढ़ा क्या से बाहर था k क्यू अपॉन स्मॉल स्क्वायर सरफेस पे k क्यू अपॉन कैपिटल स्क्वायर अंदर 0 तो यहां पे कोई सिमिलर नहीं दे सकता इसमें सेल में तो सेल में नहीं होगा उसमें करंट कैसे होगा अलग निकल सकता है और केवल बहुत तक हो जाएगी तो अपनी और नहीं आ सकते करंट तो बात तो सेल में इधर से तार आओ आपको कैसे करेंगे और इस तरीके से बहुत तक हो जाएगा। तो b इनसाइड आएगा 0 वही सब बात फिर ग्राफ होगा जैसे b और r के बीच में या b और यहाँ तो अंदर कितना रखना है 0 और बराबर r तक तो कितना रहेगा 0 रहेगा मतलब वैल्यू कितनी आएगी b की 0 क्या बनेगा तो ये b इनसाइड है इसकी वैल्यू कितनी है 0। जैसे आप r बराबर r पे सरफेस पे पहुंचोगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपकी b सरफेस पे पहुंच जाएगी b सरफेस और ये वैल्यू होती है आपकी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई कैपिटल b सरफेस और आउटसाइड क्या है 1 अपॉन r के इनवर्स से प्रोपोर्शनल चेंज होगा तो आउटसाइड जो है यह और b आउट जो है आपका इनवर्स से प्रोपोर्शनल टू 1 बाय तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो सेम जैसे वहां पे था नेक्स्ट क्या है ब्रो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलर सिलेंडर लॉन्ग सोलर सिलेंडर तो वही लो ए सोलर सिलेंडर of radius capital R and current I a solid cylinder of radius capital R and current I uniformly flow through cross section area
below zero cross section area. Magnetic field to be found at different points. At different points. पहले तो इसमें magnetic field at outside points. Magnetic field at outside points. तो मतलब पहले हो जाएगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो बाहर के वाले पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। इस बार सॉलिड के अंदर है, मतलब करंट क्या होगी, अंदर से भी जाएगी। तो यहाँ तो सॉलिड से करवाया था इधर, ठीक। तो करंट वेव को ये पाएंगे, ऐसा होगा। तो करंट वेव कोई आएगी, हाई करंट कोई ये आपका सेंटर हो जाएगा, मान लो ये दूरी तो आपके रेडियस के इक्वल है और पॉइंट पी आपका भी यहाँ पर है, डिस्टेंस कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए, लोग मानेंगे। इसका आंसर क्या आने वाला है, वही आने वाला है। तो किसमें भी करंट टोटल हाई आएगा, सेम आंसर है। तो यहाँ पे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन मानेंगे, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, इसको बोलेंगे एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। तब तो बहुत आपको याद हो, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, याद है, के ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। और जिसको रो के फॉर्म में लिखेंगे तो आता रो आर अपॉन 3 तो यही सब कुछ ध्यान रखने वाला हूं। तो एम्पियर लूप के हर एक पॉइंट पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसके डिफेक्ट कितना होगा 0, है ना। एट ईच पॉइंट ऑफ द लूप, इसकी वही बात है, एट ईच पॉइंट ऑफ द लूप बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए थीटा कितना जाएगा 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i, ये फॉर्मूला कहता है। तो इंटीग्रेशन d आउट dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i की वैल्यू कितनी आएगी, i है, पूरी i इसके अंदर आ जाएगी इस बार। तो b आउट तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, सब पढ़ गए आप लोग, इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट i और बी आउट इंटीग्रेशन डीएल कितना 2 पाई स्मॉल r। ध्यान रखना ये जो इंटीग्रेशन डीएल होता है लूप का लेंथ होती है, इसलिए समझे ना क्या प्लान है, क्या होता है, जो लूप मानते हैं उसके रेडियस होती है, नॉट इनटू आई। तो बी आउट तो वही फॉर्मूला फिर से आ गया, 0 आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r, यही मैग्नेटिक प्लेट सरफेस वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे दो ये लिख दो, सेकंड वाला पार्ट ले लो। ठीक है, इतना ही सरफेस पे आर बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला ये है।
और मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स की बात अगर करते हैं, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, मतलब स्मॉल आर लेस देन क्या होगा, केप्लर होगा। कितना आता है देखते हैं यहाँ पे, क्या आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से में यार किसने कर था, ठीक है। इसमें करंट वैल्यू यूनिफॉर्मली पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में पूरी करंट वैल्यू ऐसे, ये तो करंट वैल्यू इसमें ऐसे पूरी आई बाहर निकल जाएंगे और बीच में भी वहां से आई करंट करेंगे, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट है इस बार वो कहां पर नहीं, यहां पर है अंदर, तो आप यहां पे क्या बनाएंगे, एम्पियर लॉ बनाएंगे, कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। तो अब आप देख सकते हो कि स्मॉल आर रेडियस में टोटल करंट कितनी आएगी, आई से तो कम आएगी ना, वो निकालनी पड़ेगी। और जैसे हमने वहां पे किया था कि हमने गॉसियन सरफेस किया था, गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड क्या निकालते थे, चार्ज निकालते थे, वही तरीका यहां पर। तो इसके लिए पहले डिफाइन करना पड़ेगा करंट डेंसिटी K। वहां पर क्या कहता हमने, चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन किया था, तब जाकर करते थे हम लोग। तो सेम सिमिलर तरीके से आप लोग पहले करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी ये होती है, तब क्या होती है, ये की वैल्यू क्या होती है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। I अपॉन ये होता है, तो I अपॉन V तो क्या होगा, फर्स्ट सेंटर का तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे है, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, या फिर पेपर लेता हूं मैं आप लोगों को, I अपॉन ये होता है, तो I अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखें कि भाई इस लूप के लिए आपका एम्पियर लूप, इस बार एम्पियर लूप आपका ये एम्पियर लूप, ठीक है। तब जो अलग आएगा ना कि करंट डेंसिटी लिखने, करंट डेंसिटी तो पूरे होल प्रोसेस एरिया से बह रही है ना आई, तो पर यूनिट एरिया कितने होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी लिखे पूरे सिंपल किया हम लोग। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन v डॉट dl, क्या होगा, म्यू नॉट समेशन i। अब यहां पर थीटा तो हर जगह कितना आएगा, 0 के लिए आएगा, यहां देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे इसको b इनसाइड dl cos 0 और म्यू नॉट करंट मान लो कितनी है, वो i डैश, पूरी i नहीं होगी, कितनी होगी, i डैश। अब बात i डैश की है, तो i डैश क्या होगा, j into a डैश, पर यूनिट एरिया का करंट इनटू जिस एरिया में निकालना चाहते हैं उस एरिया से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, j की वैल्यू जानते हो i अपॉन पाई आर स्क्वायर, और a डैश की वैल्यू कितनी है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वो भी जो आपने रेडियस ये वाला एरिया माना है कितना, स्मॉल आर डैश का है, तो यहां से क्या बचेगा, ये i डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी i अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको ऊपर रखो, इसको इक्वेशन मान लो चाहो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, b तो बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन केवल dl बचेगा, और यहां पे म्यू नॉट और i डैश की वैल्यू हो जाएगी i कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या होगा, b इंटीग्रेशन dl में क्या आएगा, 2 पाई r आता है, कौन सा आएगा, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला आएगा, क्यों, क्योंकि तो लूप का x होती है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एक r से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे b इनसाइड जो है म्यू नॉट i r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, यहां पर आएगा म्यू नॉट i r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, म्यू नॉट i r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर।
पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसको जे के फॉर्म में लिखो। सो आप रो के फॉर्म में लेना ना, रो आर अपॉन सेक्शन रो, तो जे के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा आपको। कित कैसा आएगा तो जे के फॉर्म में लिखना है, याद रखना है फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे यहां पे बी इनसाइड म्यू नॉट आप रखेंगे। आप चाहे तो ऐसा कर लो इसको 2 भी रहने दो, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आर, है ना। ये आई अपॉन पाई का क्या बन जाएगा, ये वाला नहीं वाला, ये बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला याद होगा आपको, याद होना चाहिए बी इनसाइड जो है म्यू नॉट जे आर बाई 2, बी इनसाइड जो है म्यू नॉट जे आर बाई 2। म्यू नॉट जे आर बाई 2, तो सिमिलरिटी है बिल्कुल जैसे वहां पे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे म्यू नॉट जे आर बाई 2। इसे कई क्वेश्चन सीट में आपके पास, ये आपको आना चाहिए म्यू नॉट जे आर बाई 2। सीट मिली कल पर आपको इसकी, हाँ तो कल लेके आना है बैंक जमा बिल बॉक्स होने में लोगों से बिल बॉक्स इस बात फाइव के में है भी किसी बात की शायद। कल तो क्या पेपर है, परसों एग्जाम देगा। उसके बाद हमें 10 तक का क्या है मंडे मंडे 10 तक। तो म्यू नॉट जे आर बाई 2। अब आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनाओ बी और आर के बीच में, बी और आर के बीच में ग्राफ बनाओ। कैसा ग्राफ आएगा, तो आप देख सकते हो जो इनसाइड वाले पॉइंट है उनमें जो भी आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, आगे है यहाँ ऊपर आ रहा है, वहां पे वही ग्राफ था। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती, फिर ऐसा बाहर चले जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे r इक्वल्स टू कैपिटल R तक तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे b इनसाइड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r, और ये वाला पॉइंट कौन सा, सरफेस वाला है, तो यहां बोलेंगे बी सरफेस, बी सरफेस। बी सरफेस की वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर ये। और आउटसाइड जो अभी देखा था हमने क्या था, जी के वाला कौन आ रहा था इसमें, तो क्या होगा, तो इस वाले प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाएगा, तो आप ग्राफ बन जाएगा इसे। तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम ग्राफ बनाता है, ध्यान से बात है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पी आउटसाइड, इसकी वैल्यू आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, पी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। तो ये हो गया सिलेंडर सॉल्यूशन की वजह से। अब एक क्वेश्चन करो आप लोग, सिलेंडर ये लेकिन थिक सिलेंडर है, इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस क्या है r2, उसमें करंट बह रही है, तो कैसे करेंगे उसको, लिखे आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ए थिक सिलेंडर और इनर रेडियस small r and outer radius small r, एक outer radius small r, तब आपको मालूम है स्मॉल r
हैविंग करंट आई थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, एट पॉइंट नंबर 1, जब आर की वैल्यू R2 से बड़ी है, मतलब कहां होगा, बाहर। नंबर 2, जब R की वैल्यू R1 से बड़ा है लेकिन R2 से क्या है, छोटा है, सेम बीच में। और नंबर 3, जब R की वैल्यू R1 से क्या है, छोटी, मतलब अंदर। जब कुछ ऐसा डायग्राम भी दे सकता है, सकता है आपको, नहीं भी दे कुछ टेंशन नहीं, और एक डायग्राम बना सकते हो आपको। ये इस तरह का स्ट्रक्चर चुरानी है। इस तरह से बीच में से करंट वेरी कर, इसमें यहाँ पे बीच में इस वाले पार्ट में करंट वेरी, ठीक है, आई करंट वेरी पूरे इस वाले पार्ट में। तो पूरे में आई करंट वेरी, इस इनर रेडियस को आर माने और आर टू क्या है आपके आउटर रेडियस, ये आर करंट आई है। तो पहला पॉइंट में तो आंसर वही है, क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो क्या जो भी आप लूप लगाओगे उसमें टोटल करंट कितनी आएगी, आई आएगी। तो पहले का आंसर वही आने वाला है। तो आप इसे पहला पॉइंट था आपका कि आर इज ग्रेटर देन क्या आपका स्मॉल r2, मतलब पॉइंट कहां पर होगा, ध्यान होगा आउटसाइड होगा। तो आपका ये आर है और यहां से आप लोग कुछ ऐसा बनेंगे, ठीक है। तो ये बाहर है, तो बाहर के लिए तो क्या होता है, इंटीग्रेशन b डॉट dl म्यू नॉट समेशन i, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्या आप करेंगे, b आउट इंटीग्रेशन dl बन जाएगा cos ऑफ 0 बन जाएगा, बताइए म्यू नॉट। और बाहर वाले पॉइंट के लिए लूप के अंदर कितनी करंट है, टोटल आई करंट आएगी। तो आप लाइन आई लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप कहेंगे b आउट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई के स्मॉल r। तो ये तो कोई टेंशन नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया b आउट वाला। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका r जो है r1 से बड़ा है लेकिन r2 से क्या है, छोटा है। तो ये दोबारा डायग्राम बना देते हैं फटाफट यहाँ पे। अरे बात मत करो भाई, ठीक है, जो चीज समझना है उसको पूछ सकते हो, बात नहीं करनी है ना। ठीक है, इस तरह से फटाफट डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। टाइम की देते हैं तो क्या आई के लिए आई करंट वैल्यूज, ठीक। अब आपका जो पॉइंट P है इस बार कहां पर है, यहां पर है, ये पॉइंट P है।
ये तो आपको पता R1 यहां से अंदर लिखते हैं तो, और ये क्या होगा R है। पॉइंट भी थिकनेस में आपने मोटाई थी, इसके अंदर पॉइंट भी है, तो आप यहां पे वही लूप बनाएंगे, तो ऐसा कुछ लूप बनने वाला है एम्पियर लूप। अब आपको लूप के अंदर करंट चाहिए केवल, क्योंकि ये वाली जो करंट आएगी इधर वाली तो लूप के बाहर है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, किया है पहले J डिफाइन करोगे है ना, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी डिफाइन करें भाई, करंट डेंसिटी J क्या होता है, I अपॉन A होता है। I यहां पे है, A बताओ क्या लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर या फिर पाई R1 स्क्वायर या फिर दोनों का डिफरेंस आया। तो क्या जब इस बार जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनने वाला है, यहां पे लंबा दिखाता हूं, यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनने वाला है कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसकी रेडियस कितनी है R1 है, ये कितनी है R2। तो करंट केवल इसमें वैरी है, करंट तो इसमें करंट वैरी, तो आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें आप लोग I अपॉन I R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो किस बार इसमें करंट वैरी है, पूरे में करंट नहीं वैरी, तो इसलिए I अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर आएगा। अब हम बात करते हैं वही इंटीग्रेशन b चाहिए आपको, इंटीग्रेशन dl चाहिए, डॉट कर देंगे, और न्यू डॉट क्या होता है समेशन i, b तो क्या बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन dl भी आएगा, न्यू डॉट यहां पर आएगा i डैश। अब i डैश की वैल्यू निकालनी है, तो i डैश कितने वाले एरिया करंट लेने कितने वाले एरिया, ये एरिया कितना होगा बाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस में स्मॉल r1 स्क्वायर। तो आप i डैश लिखेंगे, आप लोग i डैश लिखेंगे j इनटू a डैश, j की वैल्यू ये क्या है, j की वैल्यू i अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर, और a डैश कहां तक था, यहां तक एरिया, यहां तक एरिया कैसे लिखोगे पाई r स्क्वायर माइनस में पाई r1 स्क्वायर। तो अपने देखो ऐसा होगा, मान लीजिए पॉइंट यहां पर है, तो आपके कितने एरिया चाहिए, यहां से ये वाले एरिया चाहिए तक मेरे को, तो ये कैसे लिखोगे आप लोग, पाई r स्क्वायर में से क्या हटा दोगे, पाई r हटा दोगे, तो क्या बच जाएगा पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। तो पाई से पाई यहां पर मर जाएगा, क्या हो जाएगा केवल यहां पे i इनटू r स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। इस i डैश को आप पुट कर दो, इस i डैश को अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा b इनटू ये इंटीग्रेशन dl क्या आएगा, लूप का लेंथ होती है 2 पाई स्मॉल r, यहां पाई आएगा 2 पाई स्मॉल r, और जो नॉट तो आपके पास है ये, और i की वैल्यू i डैश की वैल्यू ये क्या है, यहां पे i इनटू r स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। अगर आपको b निकालना है तो क्या आएगा, म्यू नॉट i r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई r r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। तो ये कुछ आपका निकल आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी इस बार। और अंदर कितना आएगा, dio, तो अंदर तो करंट नहीं है, तो अब क्या कर दूंगा मैं, तीसरा जो फंक्शन था आपके पास r लेस r1 इनसाइड, बोला कि क्योंकि समेशन i कितना है 0, इसलिए b भी कितना हो जाएगा 0, तीनों सॉल्व। क्या इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक इतना ज्यादा होता है बहुत ज्यादा रहता ना सॉल्व कर सकते, तो क्या मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, बैंड डिफरेंट करता है, और मूविंग चार्ज में देखे भी
करंट बह रही है मूविंग चार्ज, लेकिन उस चैप्टर में नहीं पढ़ा इसको, तो इसके बात नहीं जाने वाली, बहुत कम औकात होती है। और आप बताओ है ये ई बाई वी का रेशो या इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बाई वी क्या होता है, सी के इक्वल होता है। सी क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये और अब और क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमने वहां पे क्या था, केविटी प्रॉब्लम, मैंने कुछ चीज काट के अलग कर दी, तो दाव मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे यहां पे करना है। तो देखो अगला क्वेश्चन ले लें। देखो इसमें a cavity of radius capital R, a cavity of radius capital R cut from a solid cylinder of radius 2R as shown in figure। देखो मैं आता हूं, find magnetic field at point P, P का नाम क्या है, करंट डेंसिटी एक कैपिटल J, करंट डेंसिटी हुई, वहां पे क्या था, रो देता था वो, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक 2R का सिलेंडर है, इसमें से R रेडियस की केविटी आपके यहां से काट दी गई है, ठीक है, और आपका पॉइंट P यहां पर, ये आपका O है, इसके सेंटर बॉडीज मान लेना, इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसकी रेडियस कितनी है, 2R, ठीक। और टॉप व्यू क्या और ये और क्या है पूरा सिलेंडर, टॉप व्यू बना सकता हूं है ना, तो टॉप व्यू दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये आपको 6R मिली है, और इसका करंट बह रही है ऐसे अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर तरफ, और इसका करंट डेंसिटी मिली है। तो ये टॉप व्यू दिखाया गया आपको, मतलब एक सिलेंडर था, उसमें से बगल में ड्रिल कर दिया R रेडियस, हाँ, तो ये सिलेंडर है, इसका टॉप व्यू दिखाया गया आपको ऊपर से, तो उसमें साइड में एक और कर दिया पूरा, तो आपको यहाँ पे P पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो क्या करते हो, पहले पूरे होल 2R के तो ये से लिख दो, माइनस में केविटी को इसे हटा दो, बस यही काम करना है। तो एक गोला ना समझिए इसको, सिलेंडर है, और करंट डेंसिटी ये है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी चल रही है। तो आप कंप्लीट सिलेंडर की वजह से लिखो पहले, माइनस में केविटी की वजह से क्या, तो B1 माइनस B2 आपका आंसर आ जाएगा। और ये दिया हुआ है, आई निकालना बड़ा आसान है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है।
तो आया देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट सेंटर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जोड़ लो कंप्लीट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया आप लोग, इंटीग्रेशन लिखोगे d1 dl और cos जो बात क्या होता है आप लोगों को टेंशन नहीं, म्यू नॉट समेशन आएगा, d1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl आ जाएगा, म्यू नॉट समेशन आई कितना आएगा, j इनटू कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया कितना है इसका पाई, कितनी रेडियस 2r रेडियस, कंप्लीट का बनेगा 2r रेडियस का बनेगा, तो आप लिखेंगे j इनटू क्या होता है i होता है j इनटू a, तो आप लिख दो यहाँ पे पाई इनटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d1 आएगा, अब इंटीग्रेशन dl की वैल्यू बता दो क्या आएगी 2 पाई कितना आ रहा है 6 लिखना पड़ेगा नहीं यार ये से, तो आप एक पूरा एक लूप मानेंगे कितना बड़ा कितना भाई 6 रेडियस को, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखते हो यहाँ पे एम्पियर लूप की रेडियस आती है 2 पाई और यहाँ पे आप इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो पॉइंट P से पास होता हुआ एक लूप मानोगे, इसकी रेडियस कितनी होगी 6 तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, म्यू नॉट आपके पास है ये आपके पास है ये पाई है और यहाँ आ जाएगा और r स्क्वायर, तो पाई से पाई कर गया दो बार हो गए। ठीक है, कोई मजा नहीं, और ये b बार हो गया, तो कुल मिला के b1 आया वो आएगा म्यू नॉट j r बाय कितना t, या जाएगा b1, या b1 आ गया म्यू नॉट j r बाय b1 आ गया। नॉट j r बाय, अब हमें चाहिए इस कैविटी की वजह से, तो कैविटी में करंट डेंसिटी क्या होगी माइनस j है ना, उल्टी होगी क्या, अगर आप ऐसा समझ लो j मान लो और बाद में करो हटा दो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, तो कैविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन b2 dl cos 0 आएगा तो म्यू नॉट समेशन i, b2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl आ जाएगा म्यू नॉट और इसको मान लो i डैश, हां भाई i डैश की वैल्यू आएगी j इनटू a डैश, अब j की वैल्यू j है क्यों ये पूरा सेंटर का कांस्टेंट है, a डैश क्या आएगा पाई r स्क्वायर, तो किस बार जो कैविटी का एरिया आएगा यहां पे तो क्या आएगा r डैश की, तो आप लेंगे पाई r स्क्वायर, यहां लिखते हैं आप लोग b2 और यहां पे 2 पाई और कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसके सेंटर से लेंगे इस डिस्टेंस, तो इस बार जो रेडियस लूप बनेगा कितने का बनेगा 5 बार बनेगा, ये कितनी होगी बार 5 बार, तो 2 पाई इनटू 5 बार इक्वल टू म्यू नॉट रेडियस की वैल्यू ये रही j इनटू पाई r स्क्वायर, पाई से पाई बढ़ गया r से r बढ़ गया और लिखा गया है b2 तो है म्यू नॉट j r बाय 10, यहां पर b2 आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताया आप लोग, नेट मैग्नेटिक फील्ड b1 माइनस में b2,
पूरे में से किसका करना है, केवीटी का हटाना पड़ेगा। तो B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट जे आर बाई 3 माइनस B2 की वैल्यू म्यू नॉट जे आर बाई 10। तो 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो म्यू नॉट जे आर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ने जो है 7 म्यू नॉट जे आर बाई 30। डैश ध्यान वाली डायरेक्शन पॉइंट पी पे जो पी नेट आने वाला है क्या सकते होगी, देखो करंट किधर जा रही है, तो अंगूठा करंट में करो ना, उंगली पॉइंट की तरफ करो, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बस नीचे आ जाएगा, कैसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पी नेट आएगा कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू है और डाउनवर्ड डायग्राम के साथ। ठीक है, ये तो जो पॉइंट था वो आउटसाइड केवीटी था, अगला क्या आता है केवीटी के अंदर होता है, ये बात मैंने पढ़ी हुई बोले के अंदर। उसका आंसर क्या था, रो कॉस 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है यूनिफॉर्म बनता है और पॉइंट पी की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे में यहाँ आने वाला है, तो देखते हैं कैसा था। तो लिखो अगला क्वेश्चन, a cavity of small r radius, a cavity of small r radius made inside a solid cylinder of capital R radius, of capital R radius, a point P is inside the cavity find magnetic field at P, find magnetic field at point P। देखो डायग्राम बनाता हूं कैसा है। अब ये केवीटी नहीं हो सकती, इसमें तो ये नहीं सकती, इसमें थोड़ा सही बात है ना। और आप जो है जनरल केवीटी बनाएंगे आप लोग, करंट डेंसिटी आपकी क्या है, ये भी लो करंट डेंसिटी ब्रैकेट हो गई, ये दी हुई, ये आपका है, ये आपका सेंटर क्या है C1 है, बड़ा वाला सेंटर, और कहीं पे यहाँ पे कहीं पे भी जनरल केवीटी का सेंटर क्या है C2 है, और इसके अंदर कोई पॉइंट P क्या है आपका यहाँ पर, ठीक, और बाकी जो है क्रॉस क्रॉस में दिया हुआ है। और इसकी करंट डेंसिटी क्या है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, इसकी रेडियस तो कैपिटल R बोली गई है, और इसकी रेडियस कहीं भी आपको बोल गई स्मॉल ये, और पॉइंट P है, पॉइंट P मान लो इस सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी है R1 है, और इस सेंटर से कितनी है वो R2 है। अब बना नहीं रहा, आप कैसे बिल्कुल बना पाएंगे, पूरा प्लस जैसे तो भरा हुआ है और माइनस जैसे क्या कर दिया खाली कर दिया, बीच में केवीटी बन जाएगी। कैसे मान सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में बताया तो पूरा टाइम का टाइम नहीं है अपने पास, तो आप मानेंगे इसको ये पूरा है, ये प्लस देगा और ये केवीटी एक नहीं है माइनस जे, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो प्लस जे माइनस जे कैंसिल कर दिया, ये बन जाएगा। तो इतना मैं नहीं करा सकता और टाइम लगता है बनाने। तो कैसे करेंगे भाई, पहले कंप्लीट सिलेंडर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, लेकिन इस बार पी कहां है अंदर,
तो अंदर वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट जे आर बाई 2 करो जे डेंसिटी तो ये करते हैं तो कंप्लीट की वजह से लिखना है B1 केवल की वजह से लिखना है B2 दोनों को हटाना है चला जाएगा magnetic field due to complete center magnetic field due to complete center कंप्लीट सिलेबस लिखेंगे B1 तो क्या लिखेंगे ये पॉइंट अंदर एक बार अंदर अंदर फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2 जे के फॉर्मूला लिखो और आर क्या है इसका आएगी R1 है R1 है लिखते हैं पॉइंट बी अपॉन क्या है 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केविटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केविटी तो केविटी वैसे करें तो B2 लिखोगे क्या है केविटी के भी अंदर ही है पॉइंट को यहां पे क्या रहेगा जो नोट किया है भाई ये नोट किया पर आज कितना यहां पे R2 बाय 2 अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा जुड़ जाए घट जाए पूरे में से किस काटा दो केविटी काटा दो तो B नेट अगर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे B1 माइनस B2 तो यहां पर जाएगा म्यू नॉट जे R1 बाई 2 माइनस म्यू नॉट जे R2 बाई 2 सॉरी ये R1 है ठीक है कॉमन क्या है म्यू नॉट जे बाई 2 R1 माइनस R अभी R1 माइनस R2 क्या चीज है ये पहले बता चुके हैं क्या है लास्ट निकल के C1 C2 कैसा आएगा या ट्रायंगल देखो आप लोग ये आपका क्या बन रहा है C1 है और ये क्या आपका C2 है और ये क्या बन रहा है R2 है ये पॉइंट P है और ये क्या बन रहा है R1 है ये क्या आपका C1 तो आप ट्रायंगल लो तो देखिए कि C1 C2 प्लस R2 इक्वल तो क्या आएगा R1 अगर सेम टू साइड इन सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट टू वेक्टर तो C1 C2 प्लस R2 देन रिजल्टेंट क्या होता है कोई डायरेक्शन होता है तो C1 C2 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 तो यहां से आ जाएगा आपका C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस में R2 तो इसके हिसाब से जो B नेट बचा याद रखना है म्यू नॉट J बाई 2 C1 C2 ये इंपॉर्टेंट है केवल वाला आप सीट में भी फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन तो आप देख सकते हो ये आदित्य प्रताप क्या दिखा है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट लगाना चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं P की पोजीशन आई है नहीं आई केवल क्या आती है C1 C2 को मिलाने वाला लाइन आती है अब देखो वहां पे तो इतना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन C1 C2 का लॉन्ग होती है लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे C1 C2 की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है क्यों होगी तो करंट कैसे बहेगा क्यों ऐसे लाइन मिलाएंगे तो इधर आएगा परपेंडिकुलर ठीक है तो ये आप ये पॉइंट ये तो याद रखना ही रखना है तो लिख लो इस चीज को
magnetic field inside the cavity is uniform, and it does not depend on position of, point P. Direction of magnetic field is perpendicular to line joining C1 and C2. Perpendicular to line joining C1 and C2. तो C1 C2 की लाइन joining क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आप लोग को बोले बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो ये C1 C2 मिला देना इसको, इसके परपेंडिकुलर कैसे लिखूंगा? ऐसे आएगा और यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या C1 C2 पर डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड नहीं करता। C1 C2 परपेंडिकुलर, C1 C2 परपेंडिकुलर क्यों आया? आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो चाहो तो। कैसे करोगे? डबल थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ने के लिए 5 मिनट बचे, 4 मिनट बचे, इसे समझाता हूँ कैसा आता है। हाँ भाई इधर देखो, ये आपका C1 है और ये पॉइंट क्या आपका P है। C1 की वजह से, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या माना आपने? प्लस जे माना, प्लस जे का होगा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? इधर। तो आप लिखेंगे कि क्या आपकी B1। ठीक है, थोड़ी देर के इसको मैं θ1 एंगल मान लूं, ये क्या है आपका R1, ये θ1 ये कितना है 90 माइनस θ1 तो कितना हो जाएगा θ1, ध्यान रखिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं C2 की, यहाँ पर C2 था और पॉइंट P कहां था आपका? यहाँ पे, और ये क्या था आपका R। C2 में क्या मानेंगे? माइनस जे मानेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव की होगी। तो माइनस जे मतलब करंट कहां पर आपकी? बाहर। माइनस जे मतलब क्या? बाहर तरफ, है ना? उसमें क्या माना आपने? प्लस जे माने अंदर तरफ, तो केओटी में क्या मानते हैं? अपॉइंट मानते हैं, तो क्या है माइनस जे। तो माइनस जे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? इधर आएगा। तो ये आपका इधर आ जाएगा, कितना आएगा? B2। और ये अगर इस एंगल को क्या मान लो, छोड़ देंगे थीटा को मान लो, तो ये 90 माइनस थीटा कितना जाएगा? फिर आपके θ2 ये पॉइंट आपको क्या है? P। इसमें माइनस जे करके माना, इसमें माइनस जे माना, इसमें क्या माना है? प्लस जे माना, ये माना। अब देखो, अगर इस पॉइंट P क्या, इस P के क्या करें? कंपोनेंट करें, बात नहीं हुई। ये पॉइंट P है, इस पे B1 कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, कितना एंगल है? θ1। और B2 कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, कितना एंगल है? θ2। तो कंपोनेंट करते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? B1 cos θ1 और B2 cos θ2 इधर आ जाएंगे, और ये जाएगा B1 sin θ1 और B2 sin θ2। अगर मैं बात करूं केवल x डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, ds कितना आने वाला है? B1 sin θ1 माइनस के B2 sin θ2, यानी म्यू नॉट j r1 by 2 sin θ1, और ये क्या था? म्यू नॉट j r2 by 2 sin θ2। इसमें तो कॉमन क्या आएगा? देखो, म्यू नॉट कॉमन ले लो, j कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, r1 sin θ1 माइनस में r2 sin θ2, ये जाएगा। by कितना होगा? डायरेक्ट कर दो, जुड़ जाएंगे दोनों। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, j कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2। इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, तो आप b नहीं लिखने वाले हो, तो दोनों को जोड़ने वाले हो। अब ये वाला पार्ट 0 है,
बताओ कोई कर सकता है r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin थीटा 2 0 कैसे होगा? चलो और से सिंपल कर देता हूं आपको। ये क्या आपका c1 है, यहाँ क्या आपका c2 है, ये क्या है c1 c2। पॉइंट p कहां पर है आपका? यहाँ पर है। ये डिस्टेंस क्या है आपकी r1 सॉरी r2 है, और डिस्टेंस कितनी है आपकी r1 है। ये एंगल कितना दिया है थीटा 1, ये कितना दिया थीटा 2। और इस ट्रायंगल में देखिए बताओ कि r1 sin थीटा 1 और माइनस r2 sin थीटा 2 जीरो आएगा नहीं आएगा? क्या सोचो? जीरो दोनों की वैल्यू बराबर है कि r1 sin थीटा 1 बराबर r2 sin थीटा 2 ट्रायंगल से। कैसे? इस हाइट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए h मान लूं तो h यहां से क्या निकलेगा r1 sin थीटा, और यहां से क्या निकलेगा दोनों बराबर है नहीं है? ठीक है, चलिए वाला पार्ट कितना हो गया जीरो, और ये क्या होगा r1 cos थीटा 1 और ये क्या होगा r2 cos थीटा 2। तो ये क्या बन गया आपका c1 c2 के बराबर। तो आप ऐसे प्रूव करते हैं यहाँ पे कि जो आपकी जो b नेट बचेगा वो केवल by के मान पर बचेगा, और म्यू नॉट j by 2 और ये क्या हो जाएगी c1 c2, क्योंकि r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 ये बन जाएगा आपका c1 c2। जैसे करते हैं मुझे जरूर नहीं लिखना ये, पर ये तरीका हो सकता है। अब ये एक बात आई, और जो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है c1 c2 के परपेंडिकुलर आता है। देख सकते हैं आप लोग ये वाली जो c1 c2 आएगी ये वाली लाइन, इससे क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेंगे बस और सर्कल जाएंगे। तो ये अलग तरीका है, सेकंड मेथड है, आप चाहो तो लिख सकते हो। वैसे सीखने को मिला आपको मैथ सीखने को मिली कि दोनों जीरो हो गई। क्यों हो गई? दोनों h के बराबर है। तो कल तो आपका पेपर है, पेपर तो बोर्ड लेवल का उसका पेपर उसका रट नहीं रट क्या नाम है बोर्ड का तो मई में एग्जाम होने वाला है 15 मई के बाद। तो अभी बहुत टाइम आपके पास तैयारी करने का बोर्ड का, तो आप पहले मेंस पर ध्यान दें। तो कल पढ़ते हैं 1 मिनट 10 मिनट का पीरियड होगा।